का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोग पिछले की क्लास तक 10वीं चैप्टर के अंतर्गत में अध्याय 1 को ख़त्म कर चुके थे। आज हम लोग अध्याय 2 को स्टार्ट करेंगे। दो चरों का रैखिक समीकरण, दो चरों का रैखिक समीकरण या फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसको स्टार्ट करेंगे। आज के टॉपिक में मैं क्या लिया हूँ, कथनों से समीकरण कैसे बनाया जाता है, तो उसको आज कवर करेंगे और ये भी जानेंगे कि विलोपन विधि क्या है, प्रतिस्थापन विधि क्या है। इसके अलावा आपके पास ये जो दो चरों का रैखिक समीकरण जो है उसको आप लोग आलेख विधि से कैसे सॉल्व करते हो, उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। हालांकि उसको आलेख विधि को अगले के क्लास में, आने वाले क्लास में पूरा अच्छे से सीखेंगे। फिलहाल आज हम लोग कथनों से समीकरण बनाना सीखेंगे तथा विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि क्या है इस बारे में हम लोग देखेंगे। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। बेल आइकन को क्लिक करके रखना ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो स्टार्ट किया जाए। क्या क्या बोला गया है, प्रश्न, जैसे कि प्रश्न है और प्रश्न से आपको क्या बोला रहता है, समीकरण बनाने बोला रहता है। तो प्रश्न को पढ़ते हैं और इसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, समीकरण बनाते हैं। क्या लिखा है, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदें कितने रुपए में, 3900 रुपए में खरीदी। इतने का अर्थ क्या समझ में आया कि 3 बल्ला और 6 गेंद टोटल कितने रुपए में आया है, 3900 रुपए में आया है। वहीं से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंद जब खरीदा तो उसने कितने में खरीदा, टोटल 1300 रुपए में खरीदा। अब इसी को अपने को किस रूप में बताना है, समीकरण के रूप में बताना है। तो फिलहाल यहाँ पे लिखे 3 बल्ला। अगर मान लो 3 बल्ले, एक बल्ले का मूल्य कितना है, 2 रुपए है। एक बल्ले का मूल्य 2 रुपए है तो 3 बल्ले का कितना हो जाएगा, तो आप ऐसे जोड़ते बैठे रहोगे, 2 + 2 + 2 मतलब कि 6 हुआ करके। वैसे ही 4 बल्ले का मूल्य, अगर मैं 2 रुपए बोल रहा हूँ एक बल्ले का मूल्य, तब की बात है। एक बल्ले का मूल्य मैं कितना बोल रहा हूँ, 2 रुपए। अब बोला 4 बल्ले का मूल्य कितना होगा, तो 2 2 2 और 2 जोड़ोगे तो कितना है, 8। अब आप ऐसे जोड़ते नहीं बैठ सकते भाई, जितने बल्ले हैं उसमें से एक बल्ले का जो मूल्य है, एक बल्ले का मूल्य गुना कुल बल्लों की संख्या, उतने बल्ले टोटल क्या आ जाएगा, आपका कुल बल्लों का मूल्य आ जाएगा, है ना। यहाँ पर कितना बल्ला बोला गया, 3 बल्ला। अब मैं मान लेता हूँ कि एक बल्ले का मूल्य कितना है, 100 रुपए। एक बल्ले का मूल्य 100 रुपए तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 3x रुपए। यही है समीकरण बनाना। तो स्टार्ट किया जाए। क्या क्या बोला जाए, एक बल्ले का मूल्य कितना है, x, और एक गेंद का मूल्य कितना है, y मान लेता हूं मैं। तो माना एक बल्ले व एक गेंद का मूल्य क्रमशः कितना है, x व y रुपए है। देख रहे हैं मैं क्रमशः वर्ड डाला हूं, इसका अर्थ यह है कि पहले क्या लिखा है, x, फिर उसके बाद लिखा हुआ है। तो ये x किसके लिए आया है, पहले के लिए फिर बाद के लिए। तो एक बल्ले का मूल्य कितना है, 100 रुपए, व एक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपए। अब प्रश्नानुसार क्या चीज बनेगा, 3 बल्ला और 6 गेंद बोला ना, तो प्रश्नानुसार समीकरण कैसे बनेगा, प्रश्नानुसार या फिर प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार कितना, 3 बल्ला 3 डाला, एक बल्ले का मूल्य आप कितना डाले हो, 100 रुपए। तो सिंपल सी बात है, 3 बल्ले का मूल्य कितना आएगा, 3x रुपए। तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 3x। और क्या चीज है, 3x रुपए बल्ले का मूल्य हो गया। और वर्ड डाला है, और 6 गेंदें, तो 6 गेंदों का मूल्य कितना आ गया, 6 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा, 6y। और इन्हीं लोगों, मतलब इन्हीं सामान का कुल मूल्य कितना है, 3900 रुपए। मतलब कि दोनों को अगर मैं जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया तो वो किसके बराबर होगा, 3900 रुपए के बराबर होगा। ये आपका क्या बन गया, एक समीकरण बन गया, है ना। प्रश्न के अनुसार समीकरण क्या बना, 3x + 6y = 3900। चाहे तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं, अपने को समीकरण बस बनाने बोला है फिलहाल। तो चाहो तो इसको और सॉल्व कर लो और इसका आंसर निकाल लो, 3 और 3 कॉमन निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा x + y = 1300, 1300। x + y = क्या बन जाएगा, 1300। ऐसे ही तथा एक तो ये हुआ समीकरण,
और वहां पे दूसरा और बोला हुआ, वहीं से उन्होंने एक बल्ला और 2 गेंद कितने रुपए में खरीदा है, 1300 रुपए में खरीदा है। तो फिर वही कंडीशन लगाते हैं, तथा कितना बोला, एक बल्ले का मूल्य कितना बोले, 1 x हो जाएगा, क्योंकि एक बल्ले का मूल्य कितना है x, तो 1 x मतलब कि सिर्फ क्या हो गया x प्लस y रुपीस किसका वैल्यू है, मतलब एक गेंद का मूल्य कितना है y रुपए। अपने को कितना गेंद बोला यहाँ पे, 2 गेंद, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 गेंद मतलब कि 2y। अब ये दोनों का जोड़ ही कितना बराबर है, 1300 रुपए के बराबर। तो ये अपना बन गया दूसरा समीकरण। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, अतः समीकरण क्या क्या है, 3x + 6y = 3900 तथा x + 2y = 1300। तो ये पहले प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया, ये अपना क्या हुआ, ये उत्तर हुआ। वैसे दूसरे में चलते हैं। दूसरे प्रश्न को देखते हैं तो क्या लिखा है, एक फल की दुकान पर 2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है, 160 रुपए। 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है, 160 रुपए बोला है। 2 किलोग्राम सेब का मूल्य 2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, कुल मूल्य कितना बोला गया है, 160 रुपए। फिर वही बात है, आप 1 किलोग्राम सेब को क्या मान लो, 100 रुपीस, और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना मान लो, 22 रुपीस, इक्वल टू क्या हो जाएगा 160। तो बनाते हैं, अभी इन चीजों को नहीं लिख रहा हूं बार बार। फिर माना डायरेक्ट मैं समीकरण बना रहा हूं, आप इसको लिख सकते हो कैसे कैसे। माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 100 रुपए तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 22 रुपए है। तो तब क्या हो जाएगा, तब प्रश्नानुसार क्या बन जाएगा, 2 × x है ना, क्या हो जाएगा 2 × x प्लस 1 × y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल मूल्य 160 रुपीस, इतना हुआ। ये 1 का कोई अर्थ नहीं यहाँ पे रखने से, क्योंकि y गुना 1 करोगे तो क्या मिलने वाला है, y ही मिलने वाला है। तो एक समीकरण ये बना। और उसी दुकान पर 4 किलोग्राम सेब, अब 4 किलोग्राम सेब, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x, तो 4 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, 4x। 2 किलोग्राम अंगूर, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y, तो 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 2y। और उन लोगों का कुल मूल्य कितना था, 300 रुपए। यही क्या है, इन लोगों का जोड़ ही कितना आना है, 300 रुपए बराबर। तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, और इन्हीं लोगों का जोड़ किसके बराबर आना है, 300 के बराबर। तो ये अपना एक समीकरण, एक समीकरण ये और एक समीकरण ये क्या हो गए, अपने आंसर हो गए। मैं शॉर्टकट बता रहा हूं आगे के प्रश्नों को, क्योंकि लिखना कैसे हो इस प्रश्न से समझ आ गया है। आगे के प्रश्न को एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ पर नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु, यहाँ पे फंसते हैं इस वाले प्रश्न में बच्चों। इसमें दिक्कत क्या है भाई, इसमें आपको वर्तमान आयु और वर्तमान आयु से पहले क्या है और वर्तमान आयु के बाद क्या है, उतना ही बस चीज है, प्लस और माइनस का। वर्तमान आयु से पहले मतलब कि माइनस में जाओगे, वर्तमान आयु से बाद में मतलब कि प्लस में जाना है। नरेश अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु, मतलब नरेश बोलता है कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से कितनी थी, 7 गुनी थी। इतना चीज फिलहाल एक चीज करते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो मेरा आयु कितना है, 30 है अभी के टाइम में ना। ये क्या है, वर्तमान में मेरी आयु कितना है, 30 वर्ष है। तो सिंपल सी बात है, अगले 7 साल में कितना हो जाएगा, 37। वैसे वर्तमान आयु का पिछले 5 साल में मेरी आयु कितनी हो जा रही थी, कितनी थी, मेरी आयु 25 थी। अभी मेरा आयु कितना है, अगर 30 है, तो अगले 7 साल में कितना हो जाएगा, 37। पिछले 5 साल में कितना हो जाएगा, कितना था, तो वो 25 था। अब इस 25 को मैं 30 के पदों में लिखूं तो 25 को कैसे लिख सकते हो आप, 30 माइनस 5, क्योंकि 5 साल पहले हुआ। वैसे यहाँ पर 37 को कैसे लिखा जा सकता है, 30 प्लस 7 के रूप में। किसके पद में लिख दिए, 30 के पदों में लिखे दोनों को। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या क्या चीज हुआ है, उसी हिसाब से वहां पे बनाते हैं कि नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु। अब मान लो आप लोग, नरेश का आयु कितना है, x है,
उसकी पुत्री का आयु कितना है, y है। नरेश का आयु वर्तमान में कितना है, x है, और उसकी पुत्री का आयु कितना है, y है। नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले, तो 7 साल पहले नरेश का आयु कितना हो जाएगा, अभी तो x है, तो 7 साल पहले कितना हो जाएगा, x माइनस 7 है ना। 7 साल पहले किसकी आयु हो गई, ये नरेश का आयु हो गया 7 साल पहले, और अब से 3 साल बाद बोल रहे हैं, 3 साल बाद क्या हो जाएगा, नरेश का आयु x प्लस 3। सिंपल सी बात है। तो सेम चीजें तो उसकी बेटी पर भी लागू होगा। भाई बेटी अभी वर्तमान में y वर्ष की है, तो 7 साल पहले कितनी रही होगी, y माइनस 7 वर्ष की, और 3 साल बाद कितनी हो जाएगी वो, y प्लस 3 वर्ष की। इतना चीज क्लियर हुआ होगा। नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी। पहले तो मैं ये कंडीशन को भी अप्लाई किया ही नहीं, मैं सिर्फ ये अप्लाई किया हूँ, मतलब कि मैं सिर्फ इस कंडीशन को अप्लाई किया कि वर्तमान आयु दोनों का कितना है, x और y है। x का अगले 3 साल बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 3, मतलब कि वर्तमान आयु से आने वाला जो 3 साल है वो कितना कहलाएगा, x प्लस 3। वैसे वर्तमान आयु y का आने वाला अगला 3 साल क्या वर्ष कहलाएगा, y प्लस 3 वर्ष। वैसे ही पीछे अगर जाएंगे तो x माइनस 7 और y माइनस 7 वर्ष कहलाएगा। तो मैं इसको सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करता हूँ। कैसे कैसे है, माना नरेश व उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्रमशः मान लेता हूं क्या क्या है, क्रमशः x व y है। किसका आयु x वर्ष है, नरेश का आयु कितना है, x वर्ष, और उसकी पुत्री का आयु कितना है, y वर्ष है। वर्तमान आयु की बात किया जा रहा है। तो प्रश्न अनुसार क्या चीज हो जाएगा, वो बोला 7 साल पहले की बात कर रहा है। 7 साल पहले मेरी आयु, कौन बोला, नरेश बोला। 7 साल पहले नरेश की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 7, ठीक है। और क्या बोला, 7 साल पहले मेरी आयु, तुम्हारी आयु, मतलब अपनी बेटी को बोलता है, तुम्हारी आयु से कितना गुना था, 7 गुना था। तो तुम्हारी आयु मतलब बेटी की आयु को निकाला जाए 7 साल पहले, तो y माइनस 7, 7 साल पहले बेटी की आयु, और 7 साल पहले क्या हो जाएगा, नरेश की आयु। यहाँ पे क्या आएगा एक वर्ड, प्रश्नानुसार। इसका जो आयु है नरेश का, 7 साल पहले बेटी की आयु का कितना गुना है बोल रहे हैं वहां पे, 7 गुना। तो इसका क्या होने वाला है, गुना में 7, यही चीज बोल रहा है ये इक्वेशन के माध्यम से, कि नरेश का जो पिछले 7 साल का जो आयु है वो किसके बराबर है, पिछले 7 साल में जो आयु था उसकी बेटी का, उसका कितना गुना, 7 गुना। तो इक्वेशन ये बनेगा। अब गलती क्या कर देते हैं, इस 7 को कहीं यहाँ पे लिख देते हैं। वो पूछा क्या है भाई, वो बोला एक क्या चीज, नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु, जो नरेश का जो आयु है वो किसका गुना है, उसकी बेटी का, उस टाइम के आयु का कितना गुना है, 7 गुना। उसकी बेटी का गुना बोल रहा हूँ, इसलिए उसकी बेटी के आयु के सामने लगाए हैं अपन लोग 7 गुना बोला, इसलिए ये एक समीकरण हो गया है। इसको सॉल्व किया जाए भी, ये समीकरण के रूप में प्रदर्शित नहीं है। x और y को एक तरफ लाएंगे तो ये क्या हो गया, x माइनस 7 इंटू वाई, 7y, 7 का गुना y से 7y देगा, 7 का गुना 7 से कितना देगा, 49। इधर बनाते हैं आगे, ये कितना हो गया, x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। आगे बनाएंगे इसको, तो ये 7y अगर इधर आएगा, इसको भी ला देता हूं मैं, ये कितना हो जाएगा, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 प्लस कितना हो गया, 7, ये माइनस 7 उस पर पक्षांतर होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस। तो ये कितना हो गया, माइनस 49 प्लस 7 कितना देगा आपको, माइनस 42। तो x माइनस 7y, x माइनस 7y इक्वल टू कितना मिल जाएगा अपने को, 42 मिल जाएगा। ये एक चीज हुआ। और बोला वो, और अब से 3 साल बाद, ये एक ठो हो गया, ये समीकरण एक ठो की इक्वेशन हो गया। अब से 3 साल बाद बोले वो, तब क्या क्या चीज आएगा यहाँ पर, तो नरेश का आयु कितना था, अभी वर्तमान में नरेश का आयु था x, 3 साल बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 3। वैसे उसकी बेटी का आयु
अभी कितना था y, अगले 3 साल बाद क्या हो जाएगा y+3। अब क्या बोला, अब से 3 साल बाद मेरी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मेरा जो आयु है उसका कितना गुना हो जाएगा बोल रहे हैं 3 गुनी। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 × y+3। तो उस टाइम आने वाले जो 3 साल है उस टाइम जो बेटी की आयु जो भी रहेगी उसका 3 गुना कितना हो जाएगा नरेश का आयु। तो फिर इसको भी इक्वेशन बना लेते हैं। तो क्या बनेगा ये x+3 = 3y + 3 × 9 हो गया ये, है ना, एक अब गुना कर रहे हैं। तो यहाँ से x ये -3y बन के इधर आएगा, ये -3y ये +3 उस पर जाएगा तो 9 - 3 आया, वो कितना हो जाएगा 6। ये हो गया आपका समीकरण 2। और यही था समीकरण 1 और 2, जिसको आप क्या किए प्रदर्शित किए। इस कथन को आप समीकरण के रूप में किस रूप में प्रदर्शित कर रहे हो, इस समीकरण 1 और समीकरण 2 के रूप में। तो आप क्या लिख सकते हो आंसर, ये आपका एक आंसर है और ये आपका एक आंसर है। एक लास्ट चौथे प्रश्न को देखते हैं कि इसमें क्या बोला है। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। एक चिड़ियाघर में हिरण और सारस पक्षी। अब ध्यान देने वाली बात इस प्रश्न में क्या आने वाला है, ध्यान से पहले पढ़ते हैं उसको। एक चिड़ियाघर में हिरणों और सारस पक्षी के पैरों की कुल संख्या, हिरण का पैर प्लस सारस का पैर, सारस पक्षी का पैर, टोटल पैर कितना हुआ 180। यदि हिरणों की संख्या कितनी है x, कुल हिरण का संख्या कितना बोल दिया है वो x, और सारस पक्षी के की संख्या कितना बोला है वो y, मतलब y सारस पक्षी हैं और हर सारस पक्षी का कितना पैर होता है 2। तो जैसे कि मान लो टोटल कितने हैं आपके पास, यहाँ पे दे दिया है सारस पक्षी की संख्या y, मैं बोल रहा हूँ सारस पक्षी की संख्या अगर 5 है और आप चाहते हो, आपको यहाँ पे थोड़ा जनरल नॉलेज होना चाहिए कि सारस पक्षी के कितने पैर होते हैं। तो सारस पक्षी के पैर होते हैं 2, हिरण के कितने पैर होते हैं, तो हिरण के पैर होते हैं 4। अगर हिरण 5 है और सारस पक्षी 5 है तो सारस पक्षी के पैर कितने हो जाएंगे 2 और 2 2 2 ऐसे करके 5 बार जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 10 आने वाला है। भाई आप बार बार ऐसे जोड़ोगे नहीं, चुपचाप गुना करोगे पक्षियों मतलब कि जानवरों की संख्या में। पक्षी की कितना संख्या है यहाँ पे 5, मैं अपने उदाहरण से बोला उसमें, तो 5 सारस पक्षी के टोटल कितने पैर हो जाएंगे, तो 5 दूनी 10 पैर, है ना, वैसे ही आएगा। वैसे हिरण, एक हिरण का कितना पैर होता है 4 पैर, मैं बोला कितने हिरण 5 हिरण, तो 5 चौक 20 पैर। तो आप क्या कर रहे हो, पैरों की संख्या के साथ गुना कर रहे हो किसको, जानवरों की संख्या से। हिरण का संख्या के साथ अगर मैं गुना कर दूं हिरण के पैरों की संख्या को तो क्या मिल जाएगा मेरे को, हिरण के कुल पैर। वैसे सारस पक्षियों की संख्या के साथ सारस पक्षी के पैरों की संख्या को मैं गुना कर दूं तो क्या मिल जाएगा, सारस पक्षी के कुल पैरों की संख्या। अब इसका भी पैरों की संख्या मिल जाएगा, इसका भी मिल जाएगा, तो टोटल अगर मैं जोड़ दूंगा तो क्या मिल जाएगा, हिरण तथा सारस पक्षी के पैरों की कुल संख्या। अभी जो भी मैं बोला वो सब चीज को लिखूंगा मैं अभी, है ना। हिरणों की संख्या कितना बोला है x, तो ये हो गया हिरणों की संख्या x। वैसे क्या है, सारस पक्षी की संख्या क्या है y। एक हिरण के कितने पैर होते हैं, तो 4, तो x हिरण के कितने पैर हो जाएंगे 4x। वैसे y सारस पक्षी हैं, एक सारस पक्षी के 2 पैर, इसलिए y सारस पक्षी के कितने पैर 2y पैर, ठीक है क्या। अब कुल इसका पैर और इसका पैर ही तो कुल पैर हुआ, और ये कुल पैर कितने बराबर दिया है आपको, पैरों की कुल संख्या 180, तो ये कुल पैर इतना हुआ जो कि किसके बराबर आएगा आपका 180 के बराबर आएगा। आपको ये इक्वेशन दिया रहेगा, या तो फिर इसी को सॉल्व करेंगे, कॉमन निकालेंगे 2 और 2, तो क्या मिलने वाला है यहाँ पर 2x प्लस y इक्वल टू मिल जाएगा 90। 2 कॉमन निकलेगा सभी यहाँ दोनों से, और यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर 90 आ जाएगा, ठीक है। 2x प्लस y इक्वल टू क्या हो जाएगा 90। आपको ये दिया होगा ऑप्शन में या फिर ये दिया होगा, तो देखते हैं कौन सा 4x प्लस 2y इक्वल टू क्या है 180। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है। इतना चीज क्लियर है। अब आज के क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए हैं, कथनों से समीकरण बनाना, और अभी हम लोग सीखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि क्या है। तो
मैं एक एग्जाम्पल लूंगा, दोनों से पहले समझाऊंगा कि प्रतिस्थापन विधि क्या है और विलोपन विधि क्या है। आलेख विधि को हम लोग आने वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपके बुक में प्रश्नावली 1 के अंतर्गत प्रश्न दूसरा में आपको कुछ आलेख दिख रहे होंगे। इन आलेखों का मान, इन आलेखों के बारे में जो आपको प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर देना है आपको। तो भाई इस आलेख में आप तब तक उत्तर नहीं दे पाओगे जब तक आलेख के बारे में सही चीज नहीं जानोगे। क्या चीज अद्वितीय हल होता है, क्या अनंतः अनेक हल होता है, और क्या आपका कोई भी हल नहीं होता है, ये स्थितियां कहाँ कहाँ पे आती है, इस चीज को जानोगे आप तभी इस प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो अगले के क्लास में ये सब प्रश्न को सॉल्व करेंगे। फिलहाल कल की क्लास जो होने वाला है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि पे आधारित प्रश्न करने वाले हैं। तो विलोपन विधि क्या है और प्रतिस्थापन विधि क्या है उसका एक बार हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, उसका चर्चा कर लेते हैं एक बार। तो करते हैं विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि के बारे में। तो मैं पहले बात करता हूँ प्रतिस्थापन विधि। इधर क्या लिख रहा हूँ, प्रतिस्थापन विधि। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप जो भी 10वीं का साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, 10वीं की ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर और साइंस, पूरा का पूरा साइंस और पूरा का पूरा मैथ्स, ये आप अगर स्ट्रॉन्ग कर लिए तो आने वाले समय में आपका सब चीज सही रहने वाला है। जॉब से लेकर हर एक चीजों में आप 10वीं अच्छे से पढ़ लिए, 9वीं 10वीं अच्छे से पढ़ लिए तो सिंपल सी बात है 11वीं 12वीं अच्छे से समझ में आएगा। 11वीं 12वीं अच्छे से पढ़े हो तो कॉलेज में एंट्री करने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, जैसे कि पीईटी हो गया, इंजीनियरिंग में प्रवेश करने के लिए पीईटी होता है, आपका नीट का एग्जाम होता है, वहां पर भी कहाँ से प्रश्न आते हैं, 11 12 से प्रश्न आते हैं। नीट में कहाँ से प्रश्न आते हैं, वो 11 12 से प्रश्न आते हैं। 11 12 आपको तब समझ में आया अच्छे से जब आप 9th 10th को पढ़े हो अच्छे से। समझ आ रहा है क्या? तो 9th 10th को अच्छे से पढ़िए, 11 12 अच्छे से समझ में आएगा। 11 12 अच्छे से समझ में आ गया तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्नों को समझने में दिक्कत नहीं आएगा। आपका एंट्रेंस एग्जाम अच्छा गया तो आपको अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे, है ना। ग्रेजुएशन करने आप जाओगे तो अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे, अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे तो वहाँ पे आपके नौकरी के लिए कैंपस सिलेक्शन भी होता है, तो वहाँ कैंपस सिलेक्शन हो गया। अब इसके बाद मान लो आप जॉब कर भी नहीं रहे हो, कॉलेज करने के बाद आप तुरंत कहीं जॉब नहीं कर रहे हो, अगर बैठ गए किसके, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए, तो सरकारी नौकरी में कौन सी चीजें आएंगी, तो सरकारी नौकरी में फिर से आएगा आपका 10वीं का जो गणित और साइंस है, यही सब चीजें। 10वीं का इंग्लिश ग्रामर है, 10वीं का साइंस है और 10वीं का मैथ्स है, जो यही सब चीजें फिर से आएंगी। कहाँ पे बोल रहा हूँ, नौकरी लगाने के टाइम। और आप अभी अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, मतलब कि ये आपके लिए बहुत हानिकारक है आने वाले समय में। अभी ये चीजें समझ नहीं आता है, अभी क्या है, बच्चे दिमाग में हम लोग खेलते कूदते रह जाते हैं, अब बाद में समझ में आता है और बाद में समझ में आने के टाइम फिर पछतावा होता है कि कहीं पे हम लोग काहे ट्यूशन नहीं कर पाए, या फिर कहीं जो अच्छा यूट्यूब चैनल था जहाँ से भी आप कहीं से, कोई जरूरी नहीं आप यहाँ यहीं से ही पढ़ रहे हो, आप जहाँ से भी पढ़ो, पढ़े क्यों नहीं उस टाइम कर रहे हो, ये बात का पछतावा है। तो कल पछताने से अच्छा है आज अच्छे से मेहनत कर लीजिए, कल को अगर बेहतर करना है तो आज आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के बारे में मैं इधर लिख रहा हूँ विलोपन विधि, ये है विलोपन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि से प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है और विलोपन विधि से प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, मैं एक इक्वेशन लेता हूँ, जैसे कि यहीं पे लिखा हुआ है एक इक्वेशन, उसको ले लेता हूँ। 2 इक्वेशन है, 4x + 2y = क्या है अपने पास 180, और एक इक्वेशन और ले लेता हूँ 2x + 3y = क्या ले लिया जाए, 60 ले लिया जाए, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो ये, आपके पास कितनी राशियां हैं, चर राशियां कितनी है, तो 2 है, एक तो x है और एक तो y है। आपको इन दोनों समीकरणों को हल करके बताना है कि x और y का मान क्या होगा, ठीक है। अब x और y का मान आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक x और y कितने चीज हुए, 2, जब तक 2 समीकरण न हो। समझ क्या चीज आ रहा है, जितने चर राशियां हैं उतने चर राशियों का मान निकालने के लिए उतने समीकरण उपलब्ध होने चाहिए।
अगर मैं बोल देता एक्स वाई जेड का मान निकालो करके, मतलब एक्स वाई जेड कितने चर राशियां हुई, 3 चर राशियां, उन 3 चर राशियों का मान निकालने के लिए आपके पास कितने समीकरण होने जरूरी है, 3 समीकरण होने जरूरी है। समझ में आई क्या ये चीज? अब प्रतिस्थापन विधि के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण से चाहे आप x का मान निकालो या चाहे y का मान निकालो, किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल के, मान लो मैं इस समीकरण से किसका मान निकालता हूं, x का, इस समीकरण से x का मान निकाल लिया मैं और उस x के मान को कहां पे रख दूंगा, इस समीकरण में। तो इस दूसरे समीकरण से मेरे को क्या मान मिलेगा, y का, और फिर उस y के मान को मैं कहां पे रख दूंगा, चाहे समीकरण 1 या समीकरण 2 में। अब क्या क्या बोल रहा हूँ, चीजें बोलने से समझ नहीं आता है, ज्यादा गणित करने से समझ में आता है। तो मैं जो बोला वो चीज नहीं समझ में आया तो करते हैं कैसे कैसे है। इस पूरे इक्वेशन से समीकरण 1 से क्या करूं मैं, x का मान निकालूंगा। ठीक, तो पहले आप इसमें से एक चीज ये देख रहे होंगे कि 4x + 2y = क्या है, 180। इसको मैं कौन सा समीकरण दे देता हूँ, सेम समीकरण है, 2x + y = 90 कर देता हूँ इसको। ठीक है, मतलब समीकरण 1 क्या है आपका, 2x है प्लस y = 90 है, इसको कर देता हूं मैं 4x कर देता हूं, 4x + 3y = 60। ये आपके पास एक दो ठोक समीकरण है जहां पे आपको x और y का मान बताना है। इस समीकरण से मैं क्या करूंगा, x का मान निकालूंगा। तो 2x + y = क्या है, 90। यहां से क्या किए, x का मान निकालना है, तो ये 2x = क्या हो जाएगा, 90 - y, है ना, y प्रतिस्थापन मतलब y पक्षांतर को उस टाइप, तो क्या हो गया 90 - y। यहां से x = क्या हो जाएगा, 90 - y / 2, क्योंकि x का गुना में था क्या चीज, 2, वो गुना उस पर जाएगा तो किसमें चले जाएगा, बटे में, मतलब भाग के रूप में। तो ये क्या मिला आपको, x का मान मिला है, x में क्या मिल गया, मान। अब इस x के मान को कहां पे रख देंगे हम लोग, समीकरण 2 में। देखिए यही चीज मैं बोल रहा था, क्या है, किसी भी एक समीकरण से आप कोई भी एक मान निकालो। जैसे मैं समीकरण 1 से क्या कर लिया, इसको सॉल्व करते करते किसका मान निकाला, x का। इस x के मान को मैं कहां पे रखूंगा, समीकरण 2 में। ठीक है, इस x के मान को कहां रखूं, समीकरण 2 में। चाहे समीकरण 2 में रखो चाहे समीकरण 1 में रखो, समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या चीज मिल रहा है, x का मान क्या मिलेगा, यहां समीकरण 2 में रखने पर 4 * क्या है, x की जगह क्या रखें। ऐसा मैं डायरेक्ट नहीं लिखना है हमको, कभी हम पूरा अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल समझ रहे हैं कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि है क्या चीज करके। तो 4 * x के जगह क्या रखे, 90 - y / 2, फिर क्या है प्लस 3y = क्या है, 60। अब ये क्या है आपका गुना के रूप में है, 4 गुना 90 - y गुना के रूप में है, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 का गुना 90 से करोगे कितना आएगा, 180। 2 का गुना 90 से करोगे 180 माइनस 2 का गुना y से करोगे कितना आ गया, 2y प्लस कितना चल रहा है, 3y बराबर कितना हो गया, 60। यहां से फिर 180 माइनस 2y प्लस y, माइनस 2y प्लस 3y कितना देगा आपको, प्लस y, क्योंकि प्लस 3y में से माइनस 2y जाएगा, घटेगा, तो क्या बचेगा आपके पास, y इक्वल्स टू क्या मिल गया आपको, 60। तो इक्वल्स टू क्या मिल गया आपको, 60। 180 धन y बराबर 60। इतने शुद्ध हिंदी में मैं नहीं पढ़ाता, ठीक है। कारण यह है क्योंकि आप कॉलेज वगैरह में जाओगे तो आपको इंग्लिश का सामना करना पड़ेगा। तो y इक्वल्स टू क्या मिलने वाला है, यहाँ से y इक्वल्स टू मेरे को मिला, ये 180 उस पर जाएगा तो कितना बन जाएगा, 60 - 180। तो ये y का मान कितना मिला, 60 - 180 मतलब कि -120, है ना। 180 में से 60 को अगर घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 120। 180 बड़ा है वो लिए बैठे हैं माइनस चिन्ह, तो यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, -120। अब इस y के मान को आप किसी भी समीकरण में रखो, समीकरण 1 या समीकरण 2 रखते हैं। मैं रख देता हूँ इसमें समीकरण 1 में, तो ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस y है ना, y का मान कितना है, -120, तो ये प्लस हट जाएगा, क्या आ जाएगा, -120 इक्वल्स टू क्या मिल गया, 90। आगे देखेंगे इसको, तो फिर ये क्या बन जाएगा आपके पास, 2x इक्वल्स टू 90 + 120, 2x इक्वल्स टू 90 + 120। तो यहाँ पे
कितना आ जाएगा 90 और 120 को जोड़ेंगे हम लोग तो कितना मिलेगा 210। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे समझना बस है अपने को फिलहाल, अभी इसको पूरा डिटेल से करने वाले हैं कल की क्लास में। 210 है, यहाँ से x बराबर क्या आया, x बराबर आ गया अपने पास 2 से 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य, 2 पंचे 10। x बराबर कितना मिला है अपने को 105 मिला और y बराबर कितना मिला है -120। यही क्या है इस प्रश्न के उत्तर है कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कैसे किए। जो दिया गया दो समीकरण था उस समीकरण में से किसी भी एक समीकरण से कोई भी एक मान निकाले। जैसे कि मैं किसका मान निकाला x का, इसी को कहां पे रख दिया दूसरे समीकरण में। अब दूसरे समीकरण में रखा तो क्या हुआ, दूसरे समीकरण में रखा तो ये पूरा सॉल्यूशन मिला, किसका मान मिल जाएगा y का मान। y का मान मिला, उस y के मान को आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए। मैं पहले समीकरण में रख दिया तो क्या मिल गया x का मान। ये क्या कहलाता है प्रतिस्थापन विधि, मतलब कि एक समीकरण से x का स्थान लेकर कहां पे रखना है समीकरण 2 को। तो x का मान निकालेंगे या y का मान निकालो, आपकी इच्छा। पहले समीकरण से कोई एक चर राशि का मान निकाले, उस राशि के मान को कहां पे रखें हम लोग समीकरण 2 में रखें। वैसे समीकरण 2 से फिर दूसरे चर राशि का मान निकला y का, इसको कहां पे रखें हम लोग किसी भी एक समीकरण में रखें। अब है विलोपन विधि की बारी। विलोपन विधि क्या है 2x प्लस y इक्वल टू 90, फिर क्या है 4x प्लस 3y इक्वल टू 16। विलोपन विधि से इसको अगर सॉल्व करना है, किसको बोल रहे हैं, इस समीकरण को विलोपन विधि से अगर सॉल्व करना तो विलोपन विधि में क्या होता है, ये जो दिया गया जो समीकरण है, समीकरण 1 और समीकरण 2, इनमें से चर राशि कौन कौन सा है, x है, यहाँ पर x है, ठीक है। x का गुणांक कितना है 2 है, x का गुणांक कितना है 4 है, y का गुणांक कितना है 1 है, y का गुणांक कितना है 3 है। तो विलोपन विधि में क्या किया जाता है, इन दोनों समीकरणों में किसी एक चर राशि, दोनों समीकरणों में किसी एक चर राशि चाहे x चाहे y के गुणांकों को क्या करेंगे हम लोग बराबर करेंगे। अब बराबर कैसे होगा भाई, यहाँ पे 2x है, अगर यहाँ पे 4x हो जाए तो फिर मजा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 4x माइनस 4x क्या देगा आपको 0, सिर्फ बच जाएगा y, तो y का मान निकाल लेंगे, ये एक चीज। या फिर ये y क्या बन जाए 3, तो फिर से अपने को मजा आ जाएगा, क्या चीज 2x और 4x में से फिर मान निकलेगा, ये 3y और 3y क्या हो जाएगा 0। तो आप काम कीजिए कोई भी, मैं 2x को क्या करता हूँ 4x बनाऊंगा, तो 4x बनाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 का गुना करो, या फिर ऐसा ना करके पहले समीकरण x में क्या चीज का गुना करना है पूरे में, उसको देखो तो दूसरे समीकरण में इसके साथ जो चर राशि x का गुना किससे हुआ है 4 से, तो इस 4 का गुना कर दीजिए पूरे इस पद में। वैसे ही इस 2 का गुना कर दीजिए इस पूरे समीकरण में, इस 4 का गुना कीजिए पहले समीकरण में, इस 2 का पूरे गुना कीजिए इस समीकरण में। तो मिलने क्या वाला है 2 का 4 का गुना किए इस पूरे समीकरण में, कितना बन जाएगा 4 दूनी 8x प्लस 4 का गुना y करेंगे तो कितना बन जाएगा 4y, और 4 का गुना 90 करेंगे 4 में 36 360 मिलेगा, 4 का गुना 90 करेंगे तब। ये हो गया आपका समीकरण 3 बोल लो। इस समीकरण में किसका गुना करने बोला था मैं, इस 2 का, तो 2 चौक 8x फिर 2 तिया 6y बराबर 2 छके 12 120, ये समीकरण 4। इतना क्लियर है। अब समीकरण 3 से मैं समीकरण 4 को क्या कर दूं घटा दूं। क्यों बोल रहा हूं घटाने, क्योंकि यहाँ पर प्लस 8x है, यहाँ पर भी प्लस 8x है, यहाँ पे अगर मैं माइनस डाल दूं तो ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस, मतलब ये टोटल क्या हो गया -8x, और ये क्या है +8x, क्या बन जाएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, ये क्या बन जाएगा -6y, और 4 में से 6 को घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा -2, क्या चर है चर राशि y, तो इधर क्या आएगा 360 में से 120 को घटाना है, 0 में 0 गया 0, 6 में 2 गया 4, 3 में 1 गया 2, तो यहाँ से y बराबर कितना मिल जाएगा 240 बटे माइनस का 2, तो 2 एकम 2 फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 2 शून्य 0, और यहाँ पे माइनस है ना, मतलब y का मान कितना आया -120 मिला है, किसका मान y का मान। अब इसी y के मान को फिर से आप किसी भी समीकरण में
किसी भी समीकरण में हम लोग रख देते हैं, चाहे समीकरण 1 हो चाहे समीकरण 2। समीकरण 1 में रखा जाए इसलिए 2x ना, तो 2 × x की है प्लस y का मान कितना है बोले -120 इक्वल्स टू क्या है 90। तो ये क्या हो गया 2x माइनस और प्लस कितना हो गया माइनस, ये कितना हो जाएगा 120, ये क्या हो गया 90। तो यहाँ से 2x इक्वल्स टू ये -120 उस पर जाएगा तो क्या बन जाएगा 90 प्लस 120, 90 प्लस 120 अपने पास कितना मिला था 210, ठीक है। यहाँ से 2x बराबर कितना मिला 210, तो x बराबर कितना मिल जाएगा आपको 105। तो देख रहे हैं जैसे कि पहले भी प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किए तो भी उत्तर कितना है -120 और 105। यहाँ पर भी कितना उत्तर है -120 और 105। तो आप दो समीकरणों को चाहे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करो, चाहे विलोपन विधि से सॉल्व करो, चाहे आलेख विधि से सॉल्व करो। एक और विधि है वज्र गुणनखंड विधि, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये 3 विधियों से सॉल्व करने पर आपका आंसर क्या आना है सेम आना है। अब एग्जाम में वो अलग से देगा कि आप विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए या फिर प्रतिस्थापन से सॉल्व कीजिए, ये आपको बोल के देगा वो। और मान लो वो नहीं दिया वैसे, तो वो आपकी इच्छा है कि आप किस विधि से सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक के साथ, है ना। कल की क्लास में यही सब चीज रहेगा कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि पे आधारित प्रश्न रहेंगे, देखेंगे कि क्या क्या प्रश्न हैं। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो इस चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रोज का रोज आपका लगभग रोज का रोज 10वीं का वीडियो अभी डलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।